मिनट्स। ओके, देखते हैं हम लोग क्या आंसर आता है। बाकी किसी का आंसर? लेंथ है, लेंथ का यूनिट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मास का यूनिट है 10 ग्राम एंड टाइम का 1 मिनट। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एटा। आपको दिया हुआ है एटा इक्वल टू 20 पॉइज। पॉइज इज द सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। तो पहले आपको डायमेंशन पता होना चाहिए। तो एटा का डायमेंशन किसी को याद है? ml-1 t-1। ml-1 t-1। इसका सीजीएस यूनिट यहाँ से तुरंत लिख सकते हैं, यहाँ से। ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना? तो आपको ये जो 20 पॉइंट दिया हुआ है, मतलब कि दिस इज नथिंग बट द 20 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन अब न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में सब क्या दिया हुआ है? ये 110 सेंटीमीटर है, 10 ग्राम है, 1 मिनट है। तो चलो 1 यूनिट का वैल्यू लिखो। टेन ग्राम 10 सेंटीमीटर टू -1 इंटू 60 सेकेंड टू द पावर -1। ये आपको आ जाएगा 1/60। देख रहे हो? ये आ रहा है ना? यस सर। तो 1 ग्राम 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20 यूनिट, सॉरी 60 यूनिट। आपको पूछ रहा है 20 पॉइज, यही 1 पॉइज है, ठीक है? तो 20 पॉइज का वैल्यू कितना होगा? तो आपका आंसर सही था, विच इज इक्वल टू वेरी गुड। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हम लोग एरर एनालिसिस का काफी क्वेश्चंस कर लिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से मैं एक बार आपको जस्ट बोल दे रहा हूँ। क्या हमने बोला था, ध्यान देना। स्पेशली आपका जो सिग्निफिकेंट रहता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन वाले कैलकुलेशन में, ठीक है? दे वो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आप कितने लेकर के चलते हो, दैट डजंट मैटर। हाउ मच टाइम यू आर काउंटिंग इन वन स्ट्रेच, दैट इज व्हाट मैटर्स। एंड द मेजरमेंट, क्वांटिटी ऑफ मेजरमेंट या वॉल्यूम ऑफ मेजरमेंट विल एज मच, जितना मतलब कि वॉल्यूम ऑफ मेजरमेंट जितना ज्यादा रखोगे, एरर उसके साथ एसोसिएटेड उतना ही कम होगा, ठीक है? सिंगल मेजरमेंट के केस में, जैसे लेंथ ही अगर मेजर कर रहे हो, तो लेंथ के मेजरमेंट में लेंथ जितना ज्यादा रखोगे उतना ज्यादा। इस चीज को मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है? एनी फिजिकल क्वांटिटी measurement is taken single time then least count
of the instrument ये तो पता है सबको, is the error associated. With the measurement. Now, percentage error will decrease as we increase the volume of measurement. Percentage error associated with the measurement will decrease with increase in वॉल्यूम ऑफ मेजरमेंट. ध्यान देना, वॉल्यूम क्वांटिटी से रिलेट हो रहा है, ठीक है. ऐसा नहीं सोचना कि वो जो आप लेंथ ब्रेड्थ हाइट वाला बात करते हो. इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ मेजरमेंट. ठीक है. एंड स्पेशली यू शुड बी केयरफुल ऑफ द क्वेश्चन ऑफ वेराइटी ऑफ सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम के क्वेश्चन ऑफ बहुत ज्यादा केयरफुल रहना, ठीक है. जो कि मैं 2-3 क्वेश्चन उस पर आपको बेस्ट करा चुका हूँ. यू मस्ट प्रैक्टिस रिपीटेडली दैट. ओके. अब आ जाओ सिग्निफिकेंट फिगर्स. अच्छा, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग पढ़े थे क्या? हमें जहाँ तक याद है कि वी हैव फॉरगॉट टू राइट दैट. हाँ, लिमिटेशन लिखवा चुके हैं. अच्छा, लिमिटेशंस हो चुका है. ओके, ठीक है. फिर तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर. ओके, एक स्टूडेंट का नाम है कि एक बार फिर से बता दीजिए. तो ध्यान दो, लिमिटेशंस पहला तो है क्या कि आप अगर कोई भी इक्वेशन पेज ही खोल लेते हैं बेटर होगा, क्योंकि जस्ट तो ओवर हुआ है. कॉम्बिनेशन ऑफ एरर से जस्ट पहले ही है वो. हाँ, नहीं. Yes, limitations of dimensional analysis. If an equation involves two physical quantities of same dimension, then dimensional analysis fails to produce the exact relation. पहला चीज, मतलब कि मैंने बताया था एक एग्जांपल दे करके कि जैसे क्वांटिटी ऑफ मैटर पासिंग थ्रू अ पाइप इज गिवन बाय पॉइजली इक्वेशन, जिसको कि हमने बोल रहे थे डेल पी बाई डेल टी या डेल क्यू बाई डेल टी, जो भी कहो, एंड दैट इज इक्वल टू पाई बाई 8 इंटू पी आर टू पावर 4 बाई 8 अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो R और L दोनों का यूनिट क्या है? सेम है, मीटर होगा. तो इसको आप डेराइव नहीं कर सकते हो, लेकिन ऑफ कोर्स हम उसको उस डिफिकल्टी को इग्नोर करने के लिए यहाँ पर हम लोग एक प्रेशर ग्रेडियंट क्वांटिटी डिफाइन करते हैं P/L. याद है? और हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं. फिर तो अब आपके पास 3 क्वांटिटी हो गया विच हैज डिफरेंट डायमेंशन. P/L का अलग हो जाएगा, R⁴ का अलग हो गया, एटा का अलग हो गया. तो नाउ यू कैन फाइंड इट, बट unless you understand this concept you can't solve this question. ठीक है. और इसी चलते क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, आपके स्कूल एग्जाम में. ये पहला क्लियर है. दूसरा, इट में प्रोड्यूस एन इक्वेशन विच इज डायमेंशनली करेक्ट बट फिजिकली में भी मीनिंगलेस. जैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे कि ठीक है, क्योंकि ये कहीं किसी को रिलेशन निकाल सकता है. ठीक है, किसी भी इक्वेशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन निकाल सकता है, बट प्रैक्टिकली दैट इज फिजिबल और नॉट, वो फिजिबिलिटी पर बात नहीं करता है. ठीक है. Third is if a certain equation involves addition or subtraction of the two or more expression, it fails to predict it. आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन केवल सिंगल मल्टीप्लायर एक्सप्रेशन है, उसको आप निकाल लोगे. ठीक है. लेकिन अगर जैसे
हम अगर आपको बोल दे कि डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके आप निकाल लो S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आप नहीं कर सकते इसको. You can't derive even if I say that u is the initial velocity, t is the time, a is the acceleration, so then obtain this expression using dimensional analysis. नहीं, आप नहीं निकाल सकते. Why? Because there is addition in between. ठीक है, तो हम लोग इसको हाँ चेक कर सकते हैं, इसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी के लिए हम लोग चेक कर सकते हैं, बट वी कांट डेराइव इट. ठीक है, फिर अगला है इट फेल्स टू प्रोड्यूस एक्सप्रेशन हैविंग एक्सपोनेंशियल टर्म्स, लॉगरिथमिक टर्म्स और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स. ठीक है, बट इफ द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज नोन देन इट कैन बी चेक फॉर इट्स डायमेंशनल एक्यूरेसी. ठीक है, ये बात सही है. ये डायमेंशनली कोई इक्वेशन करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा, जैसे बूमरिंग वाला इक्वेशन हमने किया था, याद है सबको? तो पॉइंट है वही कि आप चेक कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते हो कि ये इक्वेशन सही है गलत है. ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है एंड इट कांट बी डेराइव्ड आल्सो. फाइव फिफ्थ है क्या, it does not say anything about the dimensionless constant associated with the expression. जैसे आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि प्रूव दैट t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर l बाई जी, तो आप यहां तक काम कर लोगे कि l बाई जी यहां तक आपको आ जाएगा, लेकिन 2 पाई आप कहां से लाओगे, नहीं ला सकते हो. तो दिस इज ऑल्सो यू कैन से डिमेरिट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. इस चलते जनरली देखोगे जो भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं उसमें क्या हम लोग बोल देते हैं कि हाँ भाई ये डायमेंशनल कांस्टेंट इन्वॉल्व है. तो आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलो अब आ जाओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो जैसा टर्म का नाम है वैसा इसका काम भी है. मेरी बात समझ आ रही है? सिग्निफिकेंट फिगर मतलब कि इसमें आपको चेक करना है कि कौन कौन से टर्म्स जो है, कौन कौन से लेटर्स जो दिए हुए हैं दैट इज सिग्निफिकेंट, मीन्स इट कैन बी काउंटेड. ठीक है, लाइक जैसे इसको एग्जैक्ट मैं डिफिनेशन क्या बताऊं, जस्ट वेट. हम्म हम्म हम्म
ऑफ कोर्स डेफिनेशन आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा। तो इसके कुछ रूल्स हैं, रूल्स फॉर द फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर से सिग्निफिकेंट डिजिट जो भी टर्म यूज हो सारा चीज सेम ही है, ठीक है। अच्छा इसका आखिर इसका कह सकते हो क्यों आपको एक मैं एग्जांपल देकर के समझाने वाला हूँ कि कैसे ये इम्पोर्टेंट है, हाउ इज इट इम्पोर्टेंट टू नो सिग्निफिकेंट फिगर। मान लो आप सेंटीमीटर स्केल से एक ऐसा स्केल यूज करते हो जिसमें सेंटीमीटर तक ही मेजर कर सकता है। आप एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर उससे मेजर किया, 1 सेंटीमीटर आपने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। एक बंदा वर्नियर कैलिपर यूज किया है जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है टू मेजर द लेंथ, और उसको भी यूज कर एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर ही उसने दिया। अब आप बताओ ये दोनों स्टूडेंट का जो रिपोर्टिंग है, हाउ विल यू अंडरस्टैंड कि विच हैज मेजर्ड विथ व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आपको पता चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, ठीक है। दोनों की मेजरमेंट एग्जैक्ट 1 सेंटीमीटर है, लेकिन ये आपको इस डिजिट की एक्यूरेसी, मेजरमेंट का एक्यूरेसी नहीं बता सकता है, ठीक है। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल को जान करके आप किसी भी मेजरमेंट का एक्यूरेसी आप बता सकते हो। मेरी बात समझ आ रही है कुछ? सो दैट इज व्हाई सिग्निफिकेंट फिगर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द रूल्स। जैसे हमें पता है कि भाई सेंटीमीटर जो स्केल होता है उसका लिस्ट मेजरमेंट कितना होता है 1 mm। तो इसको हम लोग 1 सेंटीमीटर को लिख करके हम बोल रहे हैं कि हाँ भाई हमारा मेजरमेंट का जो वैल्यू है वो 1.0 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से पता चल गया कि अच्छा जीरो ये क्यों दिया है, क्योंकि ये इसकी एक्यूरेसी 1 mm तक है। ये मतलब कि लिस्ट काउंट जो इस इंस्ट्रूमेंट का जो यूज हुआ है उसका 1 mm है। अब वही वर्नियर कैलिपर होता है तो 0.1 mm तक काउंट कर सकता है, लेकिन मेजरमेंट का वैल्यू 1 सेंटीमीटर ही है तो उसको हम लोग लिख देंगे 1.00 सेंटीमीटर। अब इसको हम देख करके पकड़ लेंगे अच्छा ये जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया है वो डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक काउंट कर सकता था। अब वो अलग बात है कि वहां पर काउंटिंग 0 आया। मेरी बात समझ आ रही है कुछ? तो अब अगर दो बच्चा ये रिपोर्ट हमें लेकर के आता तो नाउ आई कैन क्लियरली से कि अच्छा आपने सेंटीमीटर स्केल यूज किया है और आपने वर्नियर कैलिपर यूज किया है। मेरी बात समझ आ रही है कुछ? Yes, हेलो। sir. So this is Yes, why sir. significant figures are very very important। तो पहला रूल बहुत सिंपल है, क्या? all known zero digits and are significant। मतलब आपको कोई मेजरमेंट लेंथ में दे दिया, तो इसमें एसएफ कितना होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा इसमें? 1 2 3 4, ठीक है। क्योंकि ये इसमें ये जो बीच वाला जीरो उसको अगर नहीं यूज करो तो फोर्स यू कांट एक्सप्रेस दिस लेंथ, ठीक है। आपको मैं दे दिया एल इक्वल टू, इसमें एसएफ कितना होगा? 3. क्योंकि ये जीरो का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो दूसरा रूल हो जाएगा
मेरी बात समझ आई? अगर नॉन डेसिमल नंबर है तो ट्रेलिंग जीरोज मतलब कि एंड में जो जीरो आएगा और बिफोर स्टार्टिंग नॉन जीरो डिजिट सारा इनसिग्निफिकेंट है। ओके, मतलब वो काउंट नहीं होगा। जैसे एबव एक एग्जांपल दिया हुआ है। दूसरा अगर आपसे पूछ दिया इसमें एसएफ कितना होगा बताओ? 4. ये बस नहीं, ट्रेलिंग जीरोज आर इनसिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग मतलब एंड में जो लगा रहेगा, ठीक है, तो दे आर इनसिग्निफिकेंट। तो ओनली दीज थ्री जीरोज विल बी काउंट, दीज थ्री डिजिट विल बी काउंटेड, ठीक है। क्योंकि इसको हम लोग 2.05 इंटू 10⁻³ साइंटिफिक नोटेशन में लेकर के चल सकते थे हम। ये 3 से ही काम चल जाएगा। ये इस जीरो की कोई मीनिंग नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. इसी चलते डेफिनेशन ध्यान से अगर पढ़ो तो क्या है, विच आर नेसेसरी टू इंडिकेट द नंबर। These are the digits which are reliable and necessary to indicate the number. Okay, they are only called significant. ऊपर में तो एक एग्जांपल दे दिया, जैसे एक और ले लो। इसमें सिर्फ कितना होगा बताओ? 4. बस ये चारों, ठीक है। थर्ड आ जाओ, रूल क्या? तो नॉन डेसिमल के लिए तो मैंने बता दिया, अगर डेसिमल नंबर नहीं है तो उसके लिए हमने रूल बता दिया। अब अगर नॉन डेसिमल नंबर है उसके लिए बात करते हैं। इसमें फॉर इफ फॉर ए डेसिमल नंबर अब समझो इस मतलब क्या हुआ। डेसिमल नंबर है जैसे 5.02 सेंटीमीटर, तो इसमें एसएफ कितना हो गया? 3। 3. क्योंकि ये जो जीरो है वो तो काउंट होगा ही भाई, बिकॉज इट इज लाइंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है। लेकिन मैं बोल दिया 5.020 सेंटीमीटर, इसमें एसएफ कितना हो जाएगा 4. बताओ? हाँ, इसमें ये भी जीरो काउंट होगा। 3. क्यों आपको? सर नहीं, इसका 4 हो गया। अभी मैं समझाया ना कि क्यों ये जरूरत था, ध्यान दो। मैंने जैसे बताया कि आपको अगर सेंटीमीटर स्केल है तो 1.0 सेंटीमीटर, अगर 1 सेंटीमीटर की मेजरमेंट है तो आपको ये रिपोर्ट करना होगा। अगर वर्नियर कैलिपर है तो 1.00 सेंटीमीटर आपको रिपोर्ट करना होगा। तो ये जीरो का मतलब है, ये बता रहा है कि आपका डिवाइस जो यूज है मेजर करने के लिए उसकी एक्यूरेसी लेवल बता रही है ये। मेरी बात समझ आ रही है? एंड देयर फॉर दीज जीरोज आर आफ्टर डेसिमल ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। तो यहाँ पर इस चीज को लिख लो समझने के लिए अपना। Trailing zeros are significant because they indicate
accuracy level of the instrument used. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल दिया कि एक लेंथ की मेजरमेंट है 1.0 सेंटीमीटर, मतलब कि इसको हमको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 1.0 प्लस माइनस 0.1 mm, मतलब कि सॉरी सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर जो जीरो दिख रहा है ना, उसका मतलब हुआ कि इसकी एक्यूरेसी कहाँ तक है, 0.1 सेंटीमीटर, मतलब कि 1 mm तक इसकी एक्यूरेसी है, तो एरर इसके साथ 0.1 हो गया। लेकिन अगर यही हम अगर आपको रिप्रेजेंट किए कोई मेजरमेंट L इक्वल टू 1.00 सेंटीमीटर, मतलब ये L के साथ एक्यूरेसी कितनी है, तो दोनों आप ध्यान से देखो तो मेजरमेंट दोनों सेम है, लेकिन एक के साथ एक्यूरेसी ज्यादा है, ये ज्यादा एक्यूरेट है, मतलब कि एरर कम है, लेकिन प्रीवियस वाला जो है आपका लेस एक्यूरेट है, इसमें एरर ज्यादा है। मेरी बात समझ आ रही है कुछ? कुछ समझ में आया? सो देयरफॉर दिस ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट। तो आई थिंक इट्स क्लियर। ध्यान दो, ये चीज आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा, कोई आपको कहीं नहीं समझाता इसको, ठीक है? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान देना, नेक्स्ट रूल, कितने रूल हुए थे, 3। फोर्थ रूल है आपका, फॉर ए डेसिमल नंबर लेस देन 1, ध्यान देना, all zeros before starting non-zero are significant or insignificant? Insignificant। non आपको मैं समझाऊंगा कि ये क्यों इनसिग्निफिकेंट है। आपको मैक्सिमम जो भी वीडियो जैसे देखोगे उसमें यही आपको बताएंगे, बस ये रूल लिखवा के छोड़ देते हैं, लेकिन उसको समझा जा सकता है। जैसे ध्यान दो, मैं कोई मेजरमेंट एल आपको दे दिया 0 पॉइंट, हाँ, बट ट्रेलिंग जीरोज करो कि क्या हद है यार। अब जैसे ये एग्जांपल लिखा हुआ है, ध्यान दो, इसमें इस जीरो का कोई मतलब नहीं, इसका ये तीनों इनसिग्निफिकेंट हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो जीरो है ना, ये दोनों सिग्निफिकेंट है। आपका दिमाग घूम रहा होगा कि क्या चल रहा है नोटिंग, मतलब इसका एसएफ कितना हो गया, 2। क्योंकि ध्यान दो, अगर साइंटिफिक नोटेशन में हमें लिखना रहता तो इसको मैं लिख देता 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर। हमें कहाँ ये सब जीरो की जरूरत पड़ी, ये तीनों जीरो का कहाँ जरूरत पड़ा? कहोगे कि सर आपने ये जीरो को क्यों लिखा, क्योंकि अगेन ये एक्यूरेसी बता रही है, दिस जीरो इज इंडिकेटिंग द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट।
हाउ मच एक्यूरेट दिस मेजरमेंट इज। मेरी बात समझ आ रही है? मतलब कि इसको अगर एक्यूरेसी पर बात किया जाता, यहाँ पर अगर हम लोग एक्यूरेसी की बात करते हैं तो एल को क्या लिखते हैं? अगर एक्यूरेसी की बात की जाए ये होगी इसकी एक्यूरेसी। मेरी बात समझ आ रही है? ये डाउट है किसी को? So therefore this last digit zero is significant, but these three zeros are insignificant. क्योंकि ध्यान दो, अभी हमने आपको दिया कि चलो एक मेजरमेंट जैसे मान लेते हैं, और एग्जांपल ले लो, एक मेजरमेंट मैं लेता हूँ कि L इक्वल टू मैंने मेजर करके दिया आपको 2 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्केल से मैंने मेजर किया 2 सेंटीमीटर दिया हूँ, ठीक है। अब एक बंदा इसको रिपोर्ट कर दिया, सॉरी एक और जीरो आएगा ना शायद, इतना ही होगा ना? हाँ, इतना किलोमीटर बोल दिया, मतलब क्या इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ गया? अरे भैया आपने तो बस केवल सेंटीमीटर को किलोमीटर में एक्सप्रेस कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ा कि ये सिग्निफिकेंट है, नहीं। इसमें बिल्कुल इवन हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो गलत है। अगर आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो तो ये गलत है, लेकिन इसको हमको रिप्रेजेंट करना है तो हमको यहाँ पर एक जीरो देना होगा, अब ये करेक्ट है। मेरी बात समझ आ रही है कुछ? और एक सेकेंड, किलोमीटर में 10⁻³ मीटर में होता है, फिर सेंटीमीटर में, ये एक अभी अभी भी गड़बड़ है, एक और जीरो बढ़ेगा यहाँ पर, ठीक है।